हेलो फ्रेंड्स, आपको दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि यूपीएसआई की दोस्तों तैयारी हम करा रहे हैं और अभी हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो मूल विधि की सीरीज़ चल रही है। दोस्तों, मूल विधि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके यूपीएसआई के सिलेबस में साफ साफ दिया हुआ है और उस मूल विधि के सेक्शंस में काफ़ी टॉपिक्स अलग अलग दिए हुए हैं। दोस्तों, लगभग 80 से 85%, लगभग 90% टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और फ्रेंड्स, इससे अभी आपने देखा कि हमने आईपीसी ऐप के लिए कंप्लीट करवाया हुआ है। आप दोस्तों मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मेरा एक पूरा मूल विधि का दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस पूरी प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस जो भी आपके टॉपिक में दिए हुए हैं उस पर अलग अलग वीडियोज़ है और साथ साथ दोस्तों हम आपके लिए क्वेश्चंस भी लाएंगे ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल पक्की हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण। ये भी एक टॉपिक दोस्तों है जो कि आपके मूल विधि में मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, मेरे पास आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी। फ्रेंड्स, आपके लिए ये बहुत ही मेहनत से वीडियोस आते हैं, तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करें, दोस्तों सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, ताकि दोस्तों हमें और मोटिवेशन मिले, आपकी तैयारी हम और अच्छी तरीके से कराएं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण। तो फ्रेंड्स, कुछ सामान्य ज्ञान जान लेते हैं इस बारे में। देखिए, भूमि जो ये अधिनियम है, इसका जो इंग्लिश में जो अनुवाद दोस्तों है वो राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, और इसको सिंपल हम लोग कहते हैं भूमि अधिग्रहण नियम। जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो अधिनियम है, जिस अधिनियम के हवाले से जब कोई सरकार किसी की भूमि को अपने कब्जे में लेती है तो उसे कुछ मुआवजा वगैरह देती है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अंतर्गत आता है। इसका आप हिंदी में देखें तो इसका पूरा नाम है भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार सुधार तथा पुनर्निवास अधिनियम। ओके फ्रेंड्स, इसको आप पुनर्व्यवस्था भी कर सकते हैं, पुनर्विकास। ये पूरा अधिनियम हिंदी में इसका है, ये है, और इंग्लिश में ये है। सिंपल भाषा में इसको कहें तो इसका नाम है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। इस अधिनियम में दोस्तों बेसिकली समराइज वे में बिल्कुल आप समझिए कि जब कोई सरकार किसी की भूमि को पब्लिक के काम में, कोई सरकारी काम में या फिर जनता के काम में लाने के लिए किसी का भूमि को अपने कब्जे में लेती है तो जो उसे पूरा मुआवजा दिया जाता है, ये पूरा प्रोसेस जो है इस एक्ट में दिया हुआ है। दोस्तों, ये जो अधिनियम है 7 सितंबर 2011 को दोस्तों लोकसभा में पेश किया गया था और फिर लोकसभा में दोस्तों ये 29 अगस्त 2013 को पास हुआ। उसके बाद राज्यसभा में ये 4 सितंबर 2013 को पारित हुआ। और जब कोई बिल, आप जानते ही हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होता है तो वो जाता है प्रेसिडेंट के पास साइन होने। तो प्रेसिडेंट उस समय थे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उन्होंने 27 सितंबर 2013 को इस बिल पे साइन कर दिया और फाइनली दोस्तों ये बिल जो है 1 जनवरी 2014 से लागू हो गया। ओके फ्रेंड्स, इसके इतिहास के बारे में बात करें दोस्तों तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम इससे जो पहले था वो था 1894 वाला, जो कि इंपीरियल, जो समय अंग्रेज थे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनके द्वारा पारित किया गया था, कानून था। बाद में क्या हुआ, जब 2013 का हमारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम आ गया तो इस जो एक्ट है इसको ख़त्म कर दिया गया। ओके फ्रेंड्स, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, पाकिस्तान और म्यांमार में दोस्तों अभी भी यही पुराना जो है अधिनियम चल रहा है। भारत सरकार का मानना था कि भारत में भूमि अधिग्रहण के मुद्दों पर जनता की चिंता बढ़ गई है। ओके फ्रेंड्स, और इसीलिए दोस्तों 2013 का अधिनियम आया और इस अधिनियम के बाद 1894 वाले अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों बात करते हैं ये अधिनियम लागू कब होता है। सिंपल भाषा में समझिए कि अधिनियम लागू कब होता है। तो अधिनियम देखिए, इसमें कई कंडीशन दी हुई हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए भूमि सहित अपने स्वयं के उपयोग के लिए धारण और नियंत्रित के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि जब कोई सरकार जो है किसी पब्लिक यूज़ के लिए, अपने खुद के काम के लिए या फिर किसी अपनी सरकारी फैक्ट्री के लिए किसी की भूमि का अपने कब्जे में लेती है तो ये नियम वहाँ पे लागू हो जाता है। सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी कंपनियों के उपयोग के लिए इसे हस्तांतरित करने के अंतिम उद्देश्य के साथ भूमि का अधिग्रहण करती है। जैसे मान लीजिए सरकार को कोई पब्लिक का काम कराना है, लेकिन पब्लिक काम कराना है, वो पब्लिक काम करने के लिए उसने क्या किया, भूमि को अपने कब्जे में लिया। लेकिन फाइनली भी जो वो पब्लिक का काम करना है वो किसे करना है, एक प्राइवेट कंपनी को करना है। तो फाइनली जो जमीन है वो सरकार को दे देना है, किसको, प्राइवेट आदमी को, लेकिन वो काम किसके लिए होगा, पब्लिक का। तो दोस्तों ऐसे केस में भी ये अधिनियम लागू होता है। दोस्तों, ये 2013 को जो अधिनियम आया था उसमें सार्वजनिक और निजी भागीदारी परियोजनाएं शामिल है। मतलब ऐसा कोई काम जो पब्लिक और प्राइवेट मिल के कर रहे हैं और उस मिल के काम करने में अगर
किसी जमीन को अपने हक में लेना हो सरकार को, तो यह अधिनियम लागू होता है। परंतु इसमें जो राज्य या राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं के लिए अधिकृत भूमि शामिल नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब कोई राष्ट्रीय राजमार्ग बनता है तो उसमें जो भूमि की अधिग्रहण कर जाता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम जो है 1956 है, नेशनल हाईवे एक्ट जो है 1956 वाला है, जिसमें वो भूमि का अधिग्रहण जब होता है तो कितना पैसा दिया जाता है वो सब उससे गवर्न होता है। लेकिन और भी जो चीज़ें होती हैं, अभी मैं आपको समराइज में लिस्ट बता दूंगा कि सरकार इस एक्ट में कौन कौन से ऐसे काम कहे गए हैं जिसमें सरकार जो है ज़मीन का जब अधिग्रहण करती है तो उसमें जो मुआवजा दिया जाता है उसमें ऐसे ऐसे कौन से काम है जिसको डिफाइन किया गया है। ओके फ्रेंड, आखिर किसको सरकारी काम कहा गया है? सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी कंपनियों द्वारा तत्काल और घोषित उपयोग के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है। फ्रेंड्स, तो जैसे मान ली कोई निजी कंपनी है, उस निजी कंपनी को तुरंत देना है सरकार को, है ना, तुरंत सरकार को देना है। ताकि क्यों देना है? ताकि एक पब्लिक काम हो पाए। तो इसके लिए भी दोस्तों जब ये ऐसा काम होता है और भूमि को जब अपने कब्जे में सरकार लेती है तो जो मुआवजा देती है वो सब जो है निर्धारण जो है इसी एक्ट के द्वारा होता है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अधिनियम के प्रावधान विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, रेलवे अधिनियम 1999 आदि सहित 16 मौजूद कानूनों के तहत अधिग्रहण पर लागू नहीं होते। दोस्तों इन सब का क्या है, अपना एक अलग जो है अधिग्रहण का कानून है। जैसे कि रेलवे का अलग है ना, परमाणु ऊर्जा का अलग है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम अलग है। ऐसे 16 ऐसे कानून, जैसे नेशनल हाईवे वाला है वो भी अपना अधिनियम करता है 1956 वाला, नेशनल हाईवे वाला है ना, 1956 में जो एक्ट आया था उसके तहत जो अधिग्रहण करती है। तो ऐसे अलग अलग 16 कानून हैं जो इस पर लागू नहीं होता। बाकी और भी जो काम होते हैं उन पे ये एक्ट लागू होता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिएगा इस अधिनियम में दोस्तों 13 अध्याय और 114 धाराएं शामिल हैं। 13 चैप्टर हैं और 114 धाराएं हैं। अब अधिनियम की धारा 2 क्लॉज 1 के तहत भारत के भीतर भूमि अधिग्रहण के लिए सार्वजनिक उद्देश्य की सूची को परिभाषित किया गया है। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, यही मैं बता रहा था आपको कि धारा 2 क्लॉज 1 में ये बताया गया है कि जब कोई सरकार किसी भूमि का अधिग्रहण करती है तो जो सार्वजनिक काम होता है वो सार्वजनिक काम कौन कौन सा काम है जिसमें जब कोई अधिग्रहण होगा तो ये एक्ट लागू होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे काम होते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये जो है ये एक्ट की मूल कॉपी है। जो एक्ट है, जो इम्पोर्टेंट जो एक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो अधिग्रहण अधिनियम 2013 है, उसकी जो मूल कॉपी है, इसमें जो सार्वजनिक उद्देश्य है वो क्या क्या कहा हुआ है मैं आपको हिंदी में बिल्कुल बता दूंगा। देखिए, जैसे कोई इंपॉर्टेंट काम है, जैसे कोई नेवी के लिए, कोई नेवी का कोई बनना हो, या मिलिट्री का कोई कैंट एरिया बनना हो, एयरफोर्स का कोई स्टेशन बनना हो, है ना, जैसे सेंट्रल जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं उनके लिए कोई उनका कैंप बनना हो, या स्टेट पुलिस के लिए बनना हो, है ना। और देखिए, जैसे कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनना हो, कोई ऐसा काम जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि देखिए जैसे कि आप देखिए कोई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है कोई ऐसा चीज़ बना रहा हो, है ना, जो हमारी जो क्या नाम है मंत्रालय है इकोनॉमिक वाला, वो कुछ बना रहा हो, जिसमें ध्यान रखिएगा इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल शामिल नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट होटल्स ये सब शामिल नहीं है। लेकिन और भी जो काम होते हैं जो हमारा वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाता है वो सब भी इसमें शामिल होता है। और देखिए दोस्तों, जैसे कोई एग्रो प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट बन रहा हो, है ना, या कोल्ड स्टोरेज बन रहा हो, है ना, और कोई डेयरी फिशेस बन रही हो, मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बन रही हो, या गवर्नमेंट कुछ और अपना इंस्टीट्यूट डेवलप कर रही हो। उसके साथ साथ देखिए कोई कोई जोन बन रहा हो, नेशनल इन्वेस्टमेंट या मैन्युफैक्चरिंग जोन बन रहा हो, या कोई वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट हो, या फिर समझिए कोई स्पोर्ट का प्रोजेक्ट हो, या कोई टूरिज्म का प्रोजेक्ट हो, कोई स्पेस का प्रोजेक्ट हो, है ना। उसके साथ साथ दोस्तों और भी कुछ होते हैं, जैसे कि जो अफेक्टेड फैमिलीज होती हैं, जो कोई प्रोजेक्ट बना उससे जो अफेक्टेड फैमिलीज होती हैं उसके लिए कोई प्रोजेक्ट बन रहा हो। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं दोस्तों ये इसमें शामिल होती हैं। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो जो सार्वजनिक जो लिस्ट दी है दोस्तों मैंने आपको समराइज वे में दिखा दिया। अब देखिए, जब सरकार सार्वजनिक उद्देश्य की घोषणा करती है और भूमि को सीधे नियंत्रित करेगी तो भूमि मालिक की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सरकार सीधे किसी भूमि को अधिग्रहण कर रही है, उसमें कोई भी प्राइवेट आदमी शामिल नहीं है, तो उसमें भवन मालिक से सहमति लेनी होती है और सरकार उसका अधिग्रहण कर लेगी और जो भी मुआवजा होता है वो उस लैंड ओनर को दे देगी। परंतु जब सरकार निजी कंपनी के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है
तो कम से कम 80% परियोजना प्रभावित परिवारों की सहमति पूर्व सूचित प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। फ्रेंड, जैसे मान लीजिए कोई सरकार जो है पब्लिक काम के लिए किसी निजी कंपनी को वो ज़मीन देने वाली है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो वहाँ पर जितनी भी फैमिली रह रही हैं जिसका ज़मीन का अधिग्रहण होना है, तो कम से कम उसमें 100 में से 80 फैमिली जो है अपनी लिखित सहमति दें कि हमें जो है ज़मीन देने में कोई भी आपत्ति नहीं है। और अगर कोई सार्वजनिक या प्राइवेट ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसमें सरकार और प्राइवेट दोनों मिल के काम कर रहे हैं और ज़मीन का अधिग्रहण होना है, तो उस केस में जो है दोस्तों 70% लोगों की सहमति ज़रूरी है। दोस्तों, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, जो ये एक्ट है, इस एक्ट में भूमि स्वामी की परिभाषा दी गई है, लैंड ओनर कौन होता है, और ये दिया गया है धारा क्लॉज 3R के तहत। इसमें भूमि स्वामी किसे कहा गया, देखिए, वह व्यक्ति जिसका नाम संबंधित प्राधिकारों के अभिलेखों में भूमि या भवन या उसके भाग के स्वामी के रूप में दर्ज है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर जो भी दस्तावेज हैं उसमें दर्ज है तो भी वो उसको भूमि लैंड ओनर माना जाएगा। वह व्यक्ति जिसे अनुसूचित जनजाति या अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत वन अधिकार दिए गए हैं। तो जिसको भी दोस्तों किसी भी वन अधिकार दिए गए हैं तो उस केस में भी इसको लैंड ओनर माना जाएगा। व्यक्ति जो राज्य के किसी भी कानून के तहत भूमि का पट्टा अधिकार प्रदान करने का हकदार है, जिसमें निर्दिष्ट भूमि शामिल है। जैसे मान ली कोई ऐसा आदमी जो जिसको अधिकार है पट्टा देने का, तो उस केस में भी दोस्तों उसको लैंड ओनर माना जाएगा उस भूमि का जिसका अधिग्रहण होना है। कोई भी व्यक्ति जिसके अदालत या प्राधिकरण के आदेश द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, किसी मतलब जैसे मान लो कोई अदालत ने या फिर किसी इंस्टीट्यूट ने कहा गया ये जो है इस भवन का मालिक है, तो उसे जो है भवन का मालिक माना जाएगा। तो धारा 3 क्लॉज R के तहत भू स्वामी की परिभाषा शामिल है। अब दोस्तों देखिए, अधिसूचना का प्रकाशन ये क्या होता है। देखिए, जब कभी उपयुक्त सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी भी क्षेत्र में भूमि की आवश्यकता है या किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक होने की संभावना है, तो ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में धारा 11 के तहत एक प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी। फ्रेंड, जैसे हमारे सरकार को लगता है कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट में जो है हमें इस जमीन की आवश्यकता हो सकती है, तो सबसे पहले दोस्तों वो क्या करती है, किसी भी जमीन का अधिग्रहण होने से पहले सबसे पहले वो एक अधिसूचना निकालती है। इसे बोलते हैं प्राइमरी नोटिफिकेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइमरी नोटिफिकेशन। एक प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी करती है और ये कहा गया है धारा नंबर 11 में कि जो है सरकार जो है ये प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी करेगी। और उस प्राइमरी नोटिफिकेशन में कहाँ जारी होगा, देखिए जो आधिकारिक राजपत्र है उसमें नोटिफिकेशन जारी होगा ही, साथ साथ जो आवश्यक क्षेत्र के जो जहाँ पर जमीन का अधिग्रहण होना है, आवश्यक क्षेत्र के इलाके में प्रसारित होने वाले 2 दैनिक समाचार पत्रों में से एक क्षेत्रीय भाषा में होगा। ओके फ्रेंड्स, और देखिए स्थानीय जो बेसिकली जो स्थानीय भाषा में पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम में या जिला कलेक्टर, उपमंडल मजिस्ट्रेट या तहसील के कार्यालयों में दोस्तों ये चीज़ प्रकाशित की जाएगी। उपयुक्त सरकार की वेबसाइट पर भी अपलोड होगा दोस्तों। तो यहाँ ये चीज़ जो है अधिसूचना को प्रकाशित होना जरूरी है कि हाँ इस फला जमीन का अधिग्रहण सरकार को करना है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, सरकार जो है सर्वे कराती है लैंड का कि लैंड कैसी है, ज़मीन क्या वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो धारा 12 में ये पावर दी गई है अधिकारियों को कि वो जाके लैंड का सर्वे कर सकें। तो धारा 12 में भूमि के प्रारंभिक सर्वेक्षण और इस तरह के सर्वेक्षण को करने के लिए अधिकारियों को शक्ति प्रदान की गई है। अब देखिए दोस्तों, एक होता है SIA रिपोर्ट। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि धारा 14 में प्रावधान है कि जहाँ धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रभाव आकलन SIA रिपोर्ट के मूल्यांकन की तारीख से 12 महीने के भीतर धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना जारी नहीं की जाती है, तो ऐसी रिपोर्ट को व्यक्तिगत माना जाएगा और अधिग्रहण की कार्रवाई से पहले एक नया सामाजिक प्रभाव आकलन किया जाएगा। फ्रेंड देखिए, SIA रिपोर्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम किसी ज़मीन का अधिग्रहण कर रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं या किसी वन का अधिग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ पे समाज को क्या प्रभाव पड़ेगा, वहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट को क्या प्रभाव पड़ेगा, वहाँ पे रहने वाले वन जीव को क्या प्रभाव पड़ेगा, वहाँ पे रहने वाले इंसानों को क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी सभी चीज़ें SIA रिपोर्ट में होती है। और ये कहा गया है धारा 7 के तहत एक विशेषज्ञ समूह होता है जो SIA रिपोर्ट देता है, और SIA रिपोर्ट के 12 महीने के भीतर दोस्तों प्रारंभिक अधिसूचना जारी करनी होती है। ये जो मैंने कहा था, प्रारंभिक अधिसूचना जारी करनी होती है। SIA रिपोर्ट जब आती है तो उसके 12 महीने के अंदर जो है वो SIA रिपोर्ट जारी करनी होती है। लेकिन अगर मान लो 12 महीने के अंदर SIA रिपोर्ट जारी नहीं की गई, तो वो जो SIA रिपोर्ट है उसको फिर
उसको फिर जो है वैलिड नहीं माना था। धारा 14 में ये दिया हुआ है कि ऐसी रिपोर्ट को लैप्स माना जाएगा, ऐसी रिपोर्ट जो है लागू नहीं होगी। और अगर 12 महीने बीत जाते हैं उसके बाद भी ऐसा ये प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो फिर से एक SIA रिपोर्ट जो है वो की जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो SIA रिपोर्ट के धारा 7 के तहत SIA रिपोर्ट बनना है और उस SIA रिपोर्ट के 12 महीने के अंदर एक अधिसूचना जारी होनी है। अगर वो जारी नहीं होती है तो धारा 14 में कहा गया है कि ऐसी SIA रिपोर्ट को गलत माना जाएगा, मतलब कि वैलिड नहीं माना जाएगा और वो SIA रिपोर्ट फिर जो है विशेषज्ञ समूह उसको बनाएगा। ओके फ्रेंड्स, लेकिन इस 12 महीने की जो सीमा है इसके अंदर एक प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी होना है तो उसको सरकार जो है चेंज कर सकती है, बढ़ा सकती है, ऐसा दिया हुआ है। लेकिन कुछ उसमें केसेस होते हैं, नॉर्मली आप 12 महीने ही मान के चलिए। अब नुकसान के लिए पेमेंट, जैसे मान लीजिए प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी हो गया, अब लैंड का सर्वे होना है। तो लैंड का सर्वे जब होना है, आपकी ज़मीन पे कोई आया अधिकारी लोग और उसको सर्वे करने लगे कि ज़मीन कैसी है, वहाँ पर गड्ढा खोदा गया, नाला खोदा गया ताकि देखें कि ज़मीन कैसी है, मिट्टी कैसी है। तो ऐसा करने में मान लीजिए आपकी ज़मीन को नुकसान पहुँचा, तो नुकसान पहुँचने में दोस्तों ये कहा गया है धारा नंबर 13 में। धारा नंबर 13 में कहा गया है कि धारा नंबर 13 में प्रावधान है कि अधिकारी को धारा 12 के तहत प्रवेश के समय किसी भी नुकसान के लिए भुगतान करना होगा। मतलब धारा 13 में ये कहा गया है कि अगर धारा 12 में जो सर्वे ऑफ लैंड होता है, अगर ऐसे किसी केस में कोई क्षति होती है तो उस क्षति के तहत उसको जो है पेमेंट करना होगा। क्षति का अर्थ है सर्वेक्षण के दौरान भूमि को हुई कोई क्षति और यह सुनिश्चित करने का क्या सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुकूलित होने में सक्षम है। ओके फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आपने ये चीज़ देखने के लिए गए थे, क्या हम जो पब्लिक काम करने के लिए रोड हम ले रहे हैं या ज़मीन जो ले रहे हैं वो ज़मीन वो पब्लिक काम के लिए हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो अगर मान लो ये सब चेक करने में जो क्षति होती है ज़मीन को, उसके तहत धारा 13 के तहत आपको भुगतान करना होगा। और इस प्रकार भुगतान की गई राशि की पर्याप्तता के संबंध में विवाद की स्थिति में अधिकारी विवाद को एक बार में कलेक्टर या जिला के अन्य मुख्य राजस्व अधिकारी के निर्णय को संदर्भित करके ऐसा समित करेगा और ऐसा निर्णय अंतिम होगा। दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई ऐसा पेमेंट होता है, जैसे मान लीजिए ज़मीन के मालिक ने कहा नहीं आपने मेरे ज़मीन को डैमेज कर दिया है, मुझे 100 रुपये दीजिए। लेकिन जो अधिकारी है कहा कि नहीं आपको पे इतना डैमेज नहीं हुआ है, आपको केवल 60 रुपये मिलेगा। तो ऐसे केसेस को दोस्तों जब डिस्प्यूट होता है तो वो कलेक्टर के पास जाता है या जिला का जो मुख्य राजस्व अधिकारी होता है उसके पास जाता है। वो देखता है कि आखिर कितना डैमेज हुआ है और उसके अनुसार पेमेंट होता है और उनका जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। अब आता है दोस्तों हियरिंग ऑब्जेक्शन। देखिए धारा 15 में इस मूल सिद्धांत के अनुरूप है कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति तब तक अर्जित नहीं की जा सकती जब तक कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि धारा 15 एक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सरकार को किसी ज़मीन को कब्जे में लेना है तो उसका जो मकान मालिक है, जो ज़मीन का मालिक है, उससे कुछ भाई उसके भी कुछ ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, तो उन ऑब्जेक्शन को सुनना जरूरी है। ये दिया है धारा नंबर 15 में। तो प्रारंभिक अधिसूचना जारी करने का मुख्य उद्देश्य मालिकों में इस तरह के अधिग्रहण के खिलाफ आपत्तियां यदि कोई हो मांगना है। बेसिकली कोई भी सरकार जो है वो अधिसूचना जारी की है कि हाँ इस ज़मीन का अधिग्रहण होना है, तो अधिग्रहण होने या होने की संभावना है, तो ये वो उसका मतलब बेसिकली क्यों है, इतनी पहली नोटिफिकेशन क्यों जारी हुआ था, वो इसलिए जारी हुआ है कि जो है आपको अगर कोई आपत्ति है तो आप वो दीजिए। इसका उद्देश्य उन्हें अपनी भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार के कदम के खिलाफ अपने दावे उठाने का अवसर देना है। कि भाई कोई कहता है नहीं यार मेरा तो इससे तो मुझे बहुत कम रुपए मिलेगा, तो मैं आपके जो भी क्लेम होते हैं वो बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट यही है अधिसूचना का कि सरकार जो है अधिसूचना जारी इसलिए करती है ताकि जो है आप अपनी बात सरकार तक कहिए। अब धारा 15 क्लॉज 1 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो भूमि का मालिक है जिसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक या अपेक्षित होने के रूप में अधिसूचित किया गया है, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आपत्तियां उठा सकता है। तो बेसिकली जब मान लो प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसके 60 दिन के अंदर ये दिया है कि धारा 15 क्लॉज 1 के तहत कोई भी जो लैंड ओनर है वो अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकता है। अब जो आपत्तियां दर्ज कराएगा दोस्तों वो किसको देगा, वो देगा कलेक्टर को, देगा लिखित रूप में। और कलेक्टर क्या करता है, उस आपत्तियों को दोस्तों अपनी सिफारिशों के साथ सरकार को रिपोर्ट बना के दे देता है। और फिर धारा 15(3) में ये चीज़ सरकार को दी गई है कि सरकार का निर्णय अंतिम होता है कि ऑब्जेक्शन को कैसे लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑब्जेक्शन प्राइमरी नोटिफिकेशन आया उसके 60 दिन के अंदर आदमी ऑब्जेक्शन करेगा। वो ऑब्जेक्शन जो करेगा दोस्तों उसमें कलेक्टर को देगा लिखित में, फिर कलेक्टर जो है अपने सिफारिशों के साथ वो सरकार को देगा और फिर सरकार जो है उस पर अंतिम निर्णय लेगी उनके ऑब्जेक्शंस पे।
आप दोस्तों देखिए रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट स्कीम, इस जो है अधिनियम में दोस्तों पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजना भी दी हुई है। इसमें क्या कहा गया है देखिए, अब भाई जो फैमिली अफेक्टेड है ना, जिसकी ज़मीन सरकार ले लेगी तो उनको कहीं सेटल करना भी तो जरूरी है। तो ऐसे केस में देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है कि धारा 16 में प्रशासक, जिसे एडमिनिस्ट्रेटर कहा गया एक्ट में, द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना तैयार करने का प्रावधान है। तो बेसिकली धारा 16 में ये दिया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजना तैयार करेगा। फिर धारा 17 के तहत कलेक्टर धारा 45 के तहत गठित परियोजना स्तर पर पुनर्निवास एवं पुनर्स्थापना समिति के साथ प्रशासक द्वारा प्रस्तुत योजना के प्रारूप की समीक्षा करेगा। देखिए धारा 16 में क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया, कोई योजना तैयार कर दी। फिर धारा 45 में बेसिकली क्या होता है कि एक समिति बनाई गई है, उसका नाम है पुनर्निवास एवं पुनर्स्थापना समिति। ये धारा नंबर 45 के तहत एक समिति बनती है। धारा 17 में यह दिया हुआ है कि कलेक्टर जो है इस समिति के साथ जो कि गठित हुई है धारा 45 के तहत, तो कलेक्टर इस समिति के साथ जो एडमिनिस्ट्रेटर ने जो रिपोर्ट दी है उसकी समीक्षा करेगा। ओके फ्रेंड्स। फिर कलेक्टर अपने सुझावों के साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना का प्रारूप आयुक्त पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। समझिएगा दोस्तों, धारा 16 में क्या हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर ने दोस्तों एक योजना तैयार करी। फिर धारा 17 में कलेक्टर ने इसी रिपोर्ट की समीक्षा करी, किसके साथ, जो समिति है उसके साथ। और ये समिति गठित किससे होती है, धारा 45 से गठित होती है। फिर कलेक्टर ने जब समीक्षा हो गई तो कलेक्टर ने अपने सुझावों के साथ इसको किसको दे दिया, जो कमिश्नर हैं पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजना के, उनको अप्रूवल के लिए दे दिया। अब यदि योजना स्वीकृत की जाती है, अगर अप्रूवल हो जाता है, तो आयुक्त द्वारा धारा 18 के अधीन स्वीकृत पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना को सार्वजनिक कराएगा। बेसिकली अगर वो अप्रूवल कमिश्नर कर देता है तो धारा 18 में कहा गया है कि कमिश्नर जो है उसको फिर पब्लिक करेगा कि ये हमने योजना लाई है, जो लोग अफेक्टेड हैं उनको लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापना जो है योजना तैयार की गई है, उसको पब्लिक करेगा। अब पब्लिक कहाँ कहाँ करेगा, देखिए धारा 18 में कहा है पब्लिक करेगा। अब पब्लिक कहाँ का करेगा, देखिए स्थानीय भाषा में पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम जैसे भी मामला हो, और जिला कलेक्टर, उपमंडल मजिस्ट्रेट या तहसील कार्यालय में इसको जो है पब्लिक करेगा। फिर प्रभावित क्षेत्रों में इसको पब्लिक करेगा। उपयुक्त सरकार की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा ये स्कीम को। ओके फ्रेंड्स, पूरा प्रोसेस समझ गए ना आप लोग। अब देखिए दोस्तों घोषणा क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि ऑब्जेक्शन होता है, फिर डीएम जो है, कलेक्टर जो है उस ऑब्जेक्शन को सरकार के पास भेज देता है, फिर सरकार जो है उस पर डिसीजन लेती है। अब सरकार उसके बाद घोषणा जारी करती है। देखिए आपत्तियां प्राप्त होने के बाद, जो आपत्तियां प्राप्त हो गई है कलेक्टर के थ्रू, आपत्तियां जो प्राप्त हो गई, आपत्तियां प्राप्त होने के बाद संबंधित अधिकारी उन आपत्तियों पर विचार करेगा, और यदि असंतोषजनक पाया गया कि ये ऐसी आपत्तियां फिजूल हैं, तो दावों को खारिज करते हुए एक अंतिम घोषणा जारी करेगा, है ना, एक डिक्लेरेशन जारी करेगा। नए अधिनियम की धारा 15 में प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर प्राधिकरण द्वारा अंतिम घोषणा प्रकाशित की जाएगी। जब से प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी हुआ कि ज़मीन सरकार को चाहिए या फिर संभावित है कि चाहिए, तो उसके 12 महीने के भीतर सरकार को घोषणा जारी करनी होगी, डिक्लेरेशन जारी करना होगा। ये दिया है धारा नंबर 19 में। धारा नंबर 19 में ये दिया हुआ है। अब घोषणा का प्रकाशन कहाँ कहाँ होगा, देखिए घोषणा का प्रकाशन कहाँ कहाँ होगा, आधिकारिक जो राजपत्र है उस पे होगा, इलाके में प्रसारित होने वाले 2 दैनिक समाचार पत्रों में, जिनमें से एक क्षेत्रीय भाषा में होगा, स्थानीय भाषा में पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम जैसा ही मामला हो, जिला कलेक्टर, उपमंडल मजिस्ट्रेट या तहसील कार्यालय में, उपयुक्त सरकार की वेबसाइट में यहाँ घोषणा के प्रकाशन होगा। अब देखिए दोस्तों प्राइमरी नोटिफिकेशन कब खराब हुआ था, देखिए जहां प्रारंभिक नोटिफिकेशन की तारीख से 12 महीने के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, तो ऐसी अधिसूचना को रद्द कर दिया माना जाता है। जैसे मान लीजिए प्राइमरी नोटिफिकेशन हुआ और उसके 12 महीने के भीतर अगर मान लीजिए कोई भी जो है डिक्लेरेशन जारी नहीं हुआ, तो ऐसी अधिसूचना को रद्द कर दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पूरा मामला ही खत्म हुआ है। आप दोस्तों देखिए पर्सन इंटरेस्टेड ये कौन होता है, ये एक वर्ड है दोस्तों जो इस एक्ट में डिफाइन है कि अधिनियम की धारा 3 क्लॉज एक्ट के तहत परिभाषित है पर्सन इंटरेस्टेड। पर्सन इंटरेस्टेड में कौन कौन आता है, देखिए भूमि के अधिग्रहण के कारण किए जाने वाले मुआवजे में ब्याज का दावा करने वाले सभी व्यक्ति। ओके फ्रेंड्स,
अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी जिन्हें अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत मान्यता प्राप्त किसी भी वन अधिकार को खो दिया हो, ऐसे लोग पर्सन इंटरेस्टेड माने जाते हैं। भूमि को प्रभावित करने वाले सुखभोग में रुचि रखने वाले व्यक्ति, ऐसे लोग भी। बटाईदारों सहित संबंधित राज्य कानून के तहत काश्तकारी अधिकार टेनेंसी राइट रखने वाले व्यक्ति, या कोई भी व्यक्ति जिसकी आजीविका के प्राथमिक स्रोत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो ऐसे 5 कंडीशन दी हुई है दोस्तों, इनको पर्सन इंटरेस्टेड माना गया है। क्या माना गया है? पर्सन इंटरेस्टेड। अब देखिए दोस्तों, पब्लिक नोटिस क्या होता है। देखिए, धारा 21 के तहत कलेक्टर अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगा और भूमि पर या उसके आसपास सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक नोटिस देगा, यह बताते हुए कि सरकार भूमि पर कब्जा करने की इरादा रखती है और सभी इच्छुक व्यक्ति मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापना किया जा सकता है। मतलब बेसिकली धारा 21 में फिर जब सब कुछ हो आता है तो 21 में जो इलाका है वहाँ पे दोस्तों एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करता है कलेक्टर कि सरकार जो है इस ज़मीन को जो है अपने अधिग्रहण में लेगी और जिनका अधिग्रहण होगा उन सबको जो है जो मुआवजा दिया जाएगा, उनका पुनर्वास और पुनर्स्थापना भी किया जाएगा। फिर इच्छुक व्यक्ति द्वारा आपत्तियां या दावा करने की समयावधि नोटिस के प्रकाशन की तिथि के बाद 30 दिनों से कम और 6 महीने से अधिक नहीं होगी। मतलब कि ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति जैसे पब्लिक नोटिस कलेक्टर ने जारी कर दिया तो उसके 30 दिन के बाद या 30 दिन और 6 महीने के भीतर जो है उसको जो है एक आपत्तियां देनी होगी। फिर धारा 23 के तहत कलेक्टर इच्छुक व्यक्ति द्वारा की गई आपत्तियों की जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा। फिर धारा 23 में कहा गया है कि जो भी आपत्तियां आई हैं उसके धारा 23 के तहत कलेक्टर जो है उसकी समीक्षा करेगा। समीक्षा भी करेगा, एक तो इंक्वायरी भी करेगा जो ऑब्जेक्शन दिया है, उसके साथ साथ जो कलेक्टर जो है वो अवार्ड भी जारी करेगा। क्या जारी करेगा दोस्तों? धारा 23 में कहा है कि कलेक्टर जो है वो अवार्ड जारी करेगा। अवार्ड में क्या क्या होता है? देखिए, अवार्ड में होता है भूमि का सही क्षेत्र की भूमि कितनी है। फिर धारा 27 के तहत निर्धारित मुआवजे के साथ साथ धारा 31 के तहत निर्धारित पुनर्वास अवार्ड जो उनकी राय में भूमि की अनुमति दी जानी है। तो देखिए, धारा 23 में अवार्ड जो है वो कलेक्टर जारी करेगा। तो वार्ड में क्या क्या होता है? एक तो भूमि का सही क्षेत्र होता है, तो दूसरा भूमि का मुआवजा कंपेंसेशन, और भूमि जो भी लोग हटेंगे उनकी जो है पुनर्वास या पुनर्स्थापना अवार्ड, मतलब कहाँ रहेंगे उनका रीसेटलमेंट वगैरह, तो वो भी इसमें होता है। देखिए दोस्तों, जो धारा 27 में मुआवजे के बारे में कहा गया, अभी आगे आएगा, और धारा 31 में दोस्तों पुनर्वास अवार्ड के बारे में कहा हुआ है। तो ऐसा भी जो है जारी करेगा जो है कलेक्टर धारा 23 के अंतर्गत। भूमि में रुचि रखने वाले या ज्ञात सभी व्यक्तियों के बीच मुआवजे का विभाजन, कि जैसे मान लो भूमि है तो इसमें जो मुआवजे का विभाजन होना है तो वो कैसे क्या होना है वो भी जो है इस अवार्ड में होगा। अब देखिए, धारा 25 के तहत कलेक्टर घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 12 महीने के भीतर एक अवार्ड देगा, और यदि उस अवधि के भीतर कोई अवार्ड नहीं दिया गया तो भूमि अधिग्रहण की पूरी कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, सरकार ने घोषणा जारी किया था ना, घोषणा का प्रकाशन किया था ना, देखिए ये घोषणा का प्रकाशन हुआ था ना, इस घोषणा के प्रकाशन के 12 महीने के अंदर जो है वो कलेक्टर को अवार्ड देना है। अगर ऐसा कोई अवार्ड जो है नहीं दिया गया तो वो जो है पूरी कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। ये दिया है धारा नंबर 25 में। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ और मैं अभी तो आना है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दूं कि जब भी कोई भूमि का अधिग्रहण होता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि उस भूमि का बाजार मूल्य क्या है, उस भूमि का बाजार मूल्य क्या है, कि दावेदार जो है मुआवजे का हकदार होगा जो प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से अनुसार निर्धारित भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। मतलब जिस समय प्राइमरी नोटिफिकेशन आया था, सरकार ने जब अधिसूचना जारी करी थी, तो उस समय जो बाजार का मूल्य होगा जमीन का वो आपको मिलेगा। तो अधिनियम की धारा 26 के तहत प्रस्तावित भूमि का बाजार मूल्य कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो धारा 26 में दिया है कि कोई भी जमीन का जो बाजार मूल्य है वो कौन निर्धारित करेगा? कलेक्टर निर्धारित करेगा। अब बाजार मूल्य को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य के कम से कम 1 से 2 गुना और शहरी क्षेत्रों में अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य के कम से कम 1 गुना के कारक से गुणा किया जाएगा। मतलब कि अगर मान लो कोई ज़मीन गांव की है तो गांव की ज़मीन जो भी है ना, उसका जो बाजार मूल्य निकला तो उसको 1 या 2 के फैक्ट से मल्टीप्लाई करके जो भी भूमि जो भी प्राइस आएगा वो बाजार मूल्य माना जाएगा। और अगर शहर की ज़मीन है उसका अधिग्रहण होना है
तो जो भी शहर का ज़मीन का जो बाजार मूल्य होगा उसको जो है 1 गुणा के कारक से मतलब फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो ज़मीन आएगी वो उसका बाजार मूल्य माना जाएगा। तो कुल मिला के जो भी ज़मीन जो है सरकार जो है आपसे लेती है तो वो आपको बाजार का मूल्य देती है, मार्केट का वैल्यू देती है। उसके साथ साथ देखिए, आप मान लीजिए आपकी ज़मीन पे कोई बिल्डिंग बनी है, तो क्या करता है जो कलेक्टर होता है वो धारा नंबर 29 के तहत दिया हुआ है कि कलेक्टर क्या करेगा, जो ज़मीन पे जो चीज़ बनी हुई है, जो चीज़ अटैच है, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, है ना, चाहे आपने स्कूल बनाया हो, कुछ भी बनाया हो, तो क्या करता है, धारा 29 में कलेक्टर को दिया गया है कि ज़मीन पे जो चीज़ बनी है उसका भी प्राइस निकालिए, वो कितने का है। तो कलेक्टर करता है क्या है, उसके लिए मान लो कोई बिल्डिंग बनी तो उसके लिए इंजीनियर को बुलाता है कि इंजीनियर से पूछता है भाई साहब बताओ कि ये कितने का है। अगर मान लीजिए उस पर कोई जो है मान लीजिए कोई उस पर पेड़ लगे हैं या पौधे लगे हैं, तो भाई वो साइंटिस्ट को बुलाता है या कृषि के जो फेमस लोग होते हैं ना उनसे बुलाता है, जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं उनको बुलाता है कि बताओ ये कितने का है। तो जो ज़मीन पे जो चीज़ बनी होती है दोस्तों, वो दिया गया है जिम्मेदारी धारा नंबर 29 में कलेक्टर को कि बताया कि उसकी भी प्राइस कितना होगा। तो जो भी आपको पैसा मिलता है वो ज़मीन का पैसा मिलता है और साथ साथ जो चीज़ आपके ज़मीन पे अटैच होती है उसका भी पैसा आपको मिलता है। फिर देखिए दोस्तों, मुआवजे का निर्धारण। इसमें क्या होता है, कलेक्टर द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करने के बाद धारा 27 के तहत उस भूमि मालिक को भुगतान की जाने वाली मुआवजे की कुल राशि की गणना की जाएगी, जिसकी भूमि से जुड़ी सभी संपत्तियों को शामिल करके अधिग्रहित की गई है। मतलब धारा 27 में ये दोस्तों दिया हुआ है कि अब टोटल किया जाएगा कि मुआवजा की ज़मीन कितने की है, मार्केट वैल्यू, और ज़मीन पे क्या प्रॉपर्टी अटैच है, वो दोनों मिला के माना जाएगा, इसे बोलते हैं मुआवजा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, कलेक्टर द्वारा भुगतान किए जाने वाले मुआवजे का निर्धारण करने के बाद अंतिम निर्णय पहुंचने के लिए धारा 30 के तहत एक सोलेटियम लगाया जाएगा जो मुआवजे की राशि के 100% के बराबर है। मतलब बिल्कुल समझिए आप कि जैसे सपोज करिए 100 रुपये की ज़मीन की मार्केट वैल्यू है, फिर इस ज़मीन पे 150 रुपये की बिल्डिंग बनी है, तो कितना हो गया मुआवजा मिला के 250 रुपये, है ना। इसके साथ साथ 100% आपको सोलेटियम भी मिलता है, मतलब एक राहत राशि, क्योंकि हर ज़मीन या हर बिल्डिंग के साथ लोगों के इमोशन जुड़े होते हैं, तो एक राहत राशि होती है और वो कितनी होती है 100%, मतलब 250 तो ये हो गया और 250 आपको और मिलेगा, मतलब कुल मिला के जो आपको मुआवजा मिलेगा वो 500 रुपये मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, समझ गए ना आप लोग। ये दिया है दोस्तों, सोलेटियम के बारे में दिया है धारा नंबर 30 में, और ये 100% होता है। यह राहत राशि किसी भी व्यक्ति को देय मुआवजे के अतिरिक्त होगी जिसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया, तो ये मुआवजे से अलग माना जाता है। तो मुआवजे में दोस्तों केवल मार्केट वैल्यू होती है, ज़मीन की मार्केट वैल्यू, ज़मीन का जो बाजार मूल्य है, और प्लस ज़मीन पे जो चीज़ बनी हुई है वो दोनों मिला के मुआवजा होता है। मुआवजे के साथ साथ 100% जो है एक सोलेटियम भी दिया जाता है। अब दोस्तों अधिग्रहण पर सीमाएं देखिए, अधिनियम भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाता है जब इस तरह की अधिग्रहण में बहुफसल सिंचित क्षेत्र हो, मतलब ऐसा कोई ज़मीन है जिसपे मल्टी क्रॉप कई फसलें उगाई जाती हैं, तो ऐसी भूमि को अधिग्रहण करने के लिए ये एक्ट उस पर मतलब कहता है कि रोक लगाता है कि ऐसी ज़मीन पे आप जो है इसको अधिग्रहण नहीं कर सकते। जहाँ कहीं भी बहुफसली सिंचित भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, कृषि योग्य बंजर भूमि के बराबर क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा कृषि उद्देश्य के लिए विकसित किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर मान लो बहुत मजबूरी है, हो ही नहीं सकता, नहीं करना पड़ेगा ऐसा अधिग्रहण, तो करती क्या है सरकार कि जितना अधिग्रहण करती है ऐसी ज़मीन का, जैसे मान लो कि कई फसलें उग रही थी, तो ऐसी ज़मीन सरकार करती क्या है कि मान लो ऐसे लोग इस ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया, तो फिर करती क्या है, एक ऐसी समान बंजर भूमि लेती है और उसको जो है कृषि में बदलना पड़ता है। ये नियम दिया हुआ है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो दोस्तों आपके जो भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण अधिनियम दोस्तों, इसमें समान जानकारी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो समान जानकारी दोस्तों हमने बता दिया और बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से दोस्तों। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। यही आप करेंगे तो यही हमारे लिए काफ़ी रहेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।